जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई योजना की अधिसूचना जारी की है। योजना का नाम है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। एक बार और योजना का नाम सुनिएगा, बहुत बड़ी योजना है। कांग्रेस सरकार अभी जो भी योजनाएं लॉन्च कर रही है उसके नाम में राजीव गांधी का नाम और न्याय योजना तो आ रहा है। योजना का नाम कैसे रहेगा? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। तो ये योजना अपने नाम से ही बताती है किन लोगों के लिए है ये। तो ग्रामीण भूमिहीन किन लोगों के लिए है, फिर से समझिएगा। ग्रामीण व्यक्ति जो भूमिहीन है, जो कृषि मजदूर है, उनके लिए न्याय योजना लेकर आई गई है। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर मतलब जो ऐसे ग्रामीण व्यक्ति है जिनके पास अपनी भूमि नहीं है और वो कृषि कार्य में संलग्न है या शारीरिक बल से काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए न्याय योजना के लिए ये लेकर आ रही है। उनके लिए एक योजना ला रही है जिसका नाम क्या होगा? न्याय योजना होगा। तो चलिए इसी योजना पे पूरी हम लोग डिटेल पे बात करेंगे, पूरा डिटेल पे डिस्कशन होगा कि योजना को यदि आपको करना है तो कैसे आप योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, परीक्षा उपयोगी क्या तथ्य रहेंगे, पूरी योजना का हम लोग आज पोस्टमार्टम करेंगे। जो भी सरकारी आंकड़े आए हैं, जो सरकारी अधिसूचना आई है, उसके हिसाब से हम लोग काम करने वाले हैं। उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो पेशेंस बना के इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं योजना के बारे में। तो जैसे सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ेंगे तो योजना कहाँ कहाँ लागू होगी इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे रहता है, कई योजनाएं रहती हैं। कुछ एक पायलट जिले के हिसाब से स्टार्ट होती हैं, पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से स्टार्ट होती है। कुछ एक नाम गिनामी जिलों पे स्टार्ट होती हैं। फिर धीरे धीरे जैसे योजना सक्सेसफुल होने लगती है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसमें ऐसी बात नहीं करता है। इसमें बात क्या करता है, योजना प्रदेश के समस्त जिला में 2021-22 से लागू होगी। पहली चीज क्या ध्यान देना है, प्रदेश के हर एक जिले में ये योजना एक साथ लागू हो रही है। साथ ही साथ कौन सा वित्तीय वर्ष से लागू होगी? तो 2021-22 से लागू होगी। मतलब इसी साल से ये योजना लागू होते हुए आपको दिखेगी। यही जो वित्तीय वर्ष रहेगा उससे ये योजना लागू होते दिखेगी। हर कोई इस योजना का लाभ उठा सकता है जो एक श्रेणी के अंतर्गत आएगा। आगे बात करते हैं योजना के बारे में। तो उद्देश्य क्या है ये योजना का? तो योजना का उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान करना तथा भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक आधार पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराना। तो योजना के उद्देश्य को कैसे देख सकते हैं? पहले ऐसे लोगों के, ऐसे परिवारों की पहचान करना है जिनके पास खुद की कृषि भूमि नहीं है। वो क्या है? भूमिहीन कृषि मजदूर में आते हैं। मतलब वो खुद की भूमि पे अपना कृषि कार्य नहीं करते हैं, वो किसी दूसरे की भूमि पर जाकर कृषि कार्य करते हैं। तो भूमि नहीं है उनकी, तो उनकी हम लोगों को पहचान करना है योजना के तहत। मतलब सरकार उनकी पहचान करेगी और उनको जो है आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराएगी। न्याय योजना में आर्थिक अनुदान उपलब्ध होता है, तो आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराएगी। 6,000 रुपए का आर्थिक अनुदान है, वो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बट जो हाइलाइट्स रहते हैं, 6,000 रुपए जो है इसको मिलेगा वार्षिक रूप से। आर्थिक अनुदान के माध्यम से क्या करना है? तो भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की शुद्ध आय में वृद्धि करना है। भैया उनको 6,000 रुपए मिल रहा है तो उनसे उनकी आय में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। तो आय में वृद्धि करना इसका एक उद्देश्य दिखेगा। क्रियान्वयन एजेंसी कौन है इसके बारे में बात करेंगे योजना की। तो राज्य स्तर पर आयुक्त करेगा या संचालक भू अभिलेख करेगा तथा जिला स्तर पर कलेक्टर की देखरेख में योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। तो पूरे राज्य के लिए आयुक्त करेगा, जो राज्य आयुक्त होगा वो करेगा या भू अभिलेख संचालक करेगा। इसके साथ साथ जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को एक जिम्मेदारी दे दी गई कि आप ये योजना का क्रियान्वयन कीजिए। तो जिला स्तर पर कलेक्टर है, राज्य स्तर पर जो है हमारा आयुक्त है। परीक्षा में कभी कभी ऐसे प्रश्न जो है डीप से आना शुरू होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हितग्राही किन लोगों को ये मिलेगा। तो उसकी कुछ पात्रता होनी चाहिए कि इस व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा, इस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। तो ऐसे कौन लोग हैं जो इसमें हितग्राही होंगे? मतलब ऐसे लोगों की पात्रता, यदि आप एक अधिकारी बनते हैं तो जब भी कोई योजना का प्रारूप आएगा तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा जो प्रारूप के अनुसार है कि पर्टिकुलर व्यक्ति जो है इस योजना के लाभ उठाने लायक है या नहीं है, उनको आपको रिफाइन करना पड़ेगा। तो हितग्राहियों की पात्रता में क्या बताता है? तो पहला, योजना का कट ऑफ डेट, जो पात्रता का डेट है वो डेट बताता है कि 1 अप्रैल 2021 होगा। अर्थात 1 अप्रैल 2021 की स्थिति में योजना अंतर्गत निर्धारित पात्रता होनी चाहिए। जो भी हम लोग पॉइंट बोलेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, जो भी अलग अलग पॉइंट दिखेगा, ऐसी स्थिति उसकी 1 अप्रैल 2021 के आसपास रहनी चाहिए। अगर उसके बाद होती है तो फिर नहीं माना जाएगा। 1 अप्रैल 2021 या उसके पहले की स्थिति में वो वैसा है तभी उसको पात्र माना जाएगा। कट ऑफ डेट है वो। चलिए, योजना के अंतर्गत पात्रता किसको है? तो केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों की होगी। मतलब यदि इस योजना का फायदा उठाना है आपको तो पहला आपका डोमेसाइल, निवास आपका छत्तीसगढ़ होना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। ओके। दूसरा बताता है ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे सभी मूल निवासी
जो भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार होंगे इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। तो पहला ही जैसे योजना के नाम पे दिखता है ग्रामीण क्षेत्र के मूल निवासी। ओके, याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र के मूल निवासी कैसे, जिनके पास खुद की भूमि नहीं है कृषि के लिए, वो इस योजना का लाभ होंगे। फिर आगे क्या बोलता है, जिस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है, पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि यथा वन अधिकार प्रमाण पत्र को कृषि भूमि माना जाएगा। मतलब जिनके पास खुद की खेती करने को भूमि नहीं है, उनको जो है हम ये वाली योजना का लाभ देंगे। लेकिन जिन लोग पट्टे पर या लीज पर कुछ भूमि प्राप्त करके रखे गवर्नमेंट की, या जिनके पास वन अधिकार पट्टा है, उसको हम लोग कैसे मानेंगे कि वो वन अधिकार भत्ता वाली है या वो पट्टे पर प्राप्त भूमि उसकी खुद की भूमि है। तो वैसे लोग ये योजना से बाहर हो जाएंगे। कृषि भूमि मान रहा है मतलब उसको आपको नहीं लेना है, उन लोगों को इसकी पात्रता नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पात्रता की जो बात कर रहा है उसमें कुछ स्पष्टीकरण आते हैं, कुछ बिंदु आते हैं, उनको समझना जरूरी रहता है। तो जैसा ऑफिशियल रहता है हम लोग उसी चीज को लेके चल रहे हैं। पहला क्या बोलता है इसमें, ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, न्यायी, धोही, पुरोहित जैसे पौनी प्रसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे। लिखता क्या है, भूमिहीन, ग्रामीण भूमिहीन कृषि वाला उनको देना है, बट उसके साथ साथ कुछ और कैटेगरी को भी जोड़ दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि केवल ग्रामीण भूमिहीन मतलब उन्हीं लोगों को मिलेगा कृषिक वर्ग को। ये योजना का दायरा बढ़ा के रखा हुआ है, जिसमें आपका चरवाहा भी आ रहा है, बढ़ई भी आ रहा है, लोहार भी आता है, मोची भी आता है, न्यायी भी आता है, धोबी भी आता है, पुरोहित भी आता है। इसके अलावा जो वनोपज संग्राहक हैं, इन लोगों को भी इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, इनको भी पात्र माना जाएगा बकायदा। बस एक चीज ध्यान रखना है, इनके पास कृषि भूमि खुद की नहीं होनी चाहिए। बार बार यही पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, उनके पास खुद की कृषि भूमि नहीं होना चाहिए। इसके अलावा शासन को लगेगा तो वो अन्य वर्गों को भी जोड़ सकता है जिनके पास उनकी खुद की कृषि भूमि नहीं है। तो ये वाली लाइन को एकदम हाईलाइटेड रखिएगा, जिनके पास खुद की कृषि भूमि नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात करता है यहाँ पर भूमिहीन कृषि मजदूर से अभिप्रेत है। मतलब भूमिहीन कृषि मजदूर की परिभाषा के बारे में क्या बताता है, ऐसा व्यक्ति जो कोई कृषि भूमि धारण नहीं करता, साफ साफ जिसको कृषि भूमि धारण नहीं किया है, वो जिसकी जीविका का मुख्य साधन शारीरिक श्रम करना है। मतलब जो भूमि धारण नहीं करता और शारीरिक मजदूरी करके जो है अपना गुजर बसर कर रहा है, उनको हम लोग इसमें क्या मानेंगे, भूमिहीन कृषि मजदूर। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास भी कृषि भूमि नहीं है, खैर हम लोग तो शहर में रहते हैं, बट मान लीजिए अगर हम लोग गांव में रहते हैं, हमारे पास कृषि भूमि नहीं है, बट हमारी रोजी रोटी चल रही कैसे, टेक्नोलॉजी पे काम चल रही है, हमारा शारीरिक काम नहीं है, हमको शारीरिक से कोई मतलब शारीरिक बल लगा कर कोई काम नहीं करना, हम लोगों को पूरा काम दिमाग का है, तो हम लोग इसमें नहीं आते। ऐसा वर्ग जिसके पास खुद की भूमि नहीं है, साथ ही साथ जिसकी आजीविका का साधन क्या है, आपका शारीरिक श्रम है। मान लो कूली है, बढ़ई है, जो बढ़ई रहता है ऐसे रगड़ रहा है, लोहार है जो हथौड़ा पीट रहा है, मोची है जो दिन भर जूता सील रहा है, नाई है जो दिन भर अपना शारीरिक श्रम लगा रहा है, धोबी है जो कपड़ों को पटक पटक कर ले रहा है। जहां पर शारीरिक श्रम लग रहा है उनको जो है शामिल करना है। और उसके परिवार का कि जिसका कि वह सदस्य है, सदस्य का कोई कृषि भूमि धारण नहीं करता। याद रखिएगा, जब बात होगी परिवार की, कृषिहीन मजदूर की, भूमिहीन मजदूर की, तो आप अकेले को नहीं देखा जाएगा, आपके परिवार के नाम पे जमीन है क्या, इसको भी देखा जाएगा। यदि आपके परिवार के नाम पे जमीन है तब आप इसके पात्र नहीं होंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसको समझना जरूरी है। चलिए आगे आते हैं। परिवार का आशय क्या बता रहा है, तो परिवार की मीनिंग बताता है किसी व्यक्ति, कुटुंब अर्थात उसकी पत्नी या पति। कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति की पत्नी या पति, इसके साथ साथ उसके बच्चे और उसके माता पिता, ये सभी लोग मिलकर हम क्या माना जाएगा, एक परिवार माना जाएगा। इसी पर है हमारा क्या, कुटुंब या परिवार का आशय। इसके अलावा कृषि भूमि धारण नहीं करने का मतलब क्या है, तो बताता है कृषि भूमि धारण नहीं करने से आशय है उस परिवार के पास अंश मात्र भर भी कृषि भूमि नहीं है। अगर आपके पास थोड़ी सी भी भूमि है जहां पर आप खेती करते हो तो आप इसके पात्र नहीं होंगे। आपके पास एक भी ऐसी भूमि नहीं होनी चाहिए जहां पर आप खेती करते हो, तभी आप इस योजना के लिए पात्र होंगे। और चलते हैं पात्रता के बारे में, और कुछ पॉइंट है उसको समझेंगे। तो कृषि भूमिहीन परिवारों की सूची में परिवार के मुखिया के माता पिता के नाम से यदि कृषि भूमि धारित है, अर्थात उस परिवार को उत्तराधिकार का हक भूमि प्राप्त करने की स्थिति होगी, तब वह परिवार भूमिहीन परिवार की सूची से पृथक हो जाएगा। मतलब मान लीजिए आपके पास तो खेती की भूमि नहीं है, बट आपके माता पिता के पास खेती की भूमि है। अब जब तक आपके माता पिता के पास है, आप बोलोगे आपके पास नहीं है, उसके बाद क्या होगा, इन फ्यूचर आपके माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं तो वो भूमि तो आपके पास आ जाएगी ना उत्तराधिकार के माध्यम से। तो ऐसे लोग
जिनके पास वर्तमान में भूमि नहीं है बट उनके माता पिता ऐसी भूमि रखे हुए हैं जो फ्यूचर में वो मतलब आपको ट्रांसफर होने वाली है, तो भी आपको पात्र नहीं माना जाएगा, आपको ये सूची से हटा दिया जाएगा। जो एकदम गरीब है उन्हीं के लिए ये योजना है, याद रखिएगा बार बार। आवासीय प्रयोजन हेतु धारित भूमि कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी। अब कुछ लोग हैं गांव में जमीन रखे हैं, अच्छी बड़ी जमीन रखे हैं, 1 एकड़ 2 एकड़, पर वहां पे खेती नहीं करते। वहां पर वो लोग क्या करके रह रहे हैं, घर बना कर रह रहे हैं। 1 एकड़ 2 एकड़ में घर बना के रखे, महल बना के रखे हैं, पर वो खेती नहीं करते और वो इस योजना के पात्र होना चाहते हैं तो हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि क्या बोलता है, आप जितनी भी भूमि आवासीय प्रयोजन के लिए, मतलब जिसमें आप रहने के लिए आप जो भूमि धारण करके रखे हो, वो कृषि भूमि में नहीं माना जाएगा। ये चीजें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी बट एकदम हम लोग हल्का हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा कृषि भूमि बस नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना पर पोर्टल पर पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। ओके, तो अनुदान सहायता राशि प्राप्त करना है तो एक पोर्टल बना रहेगा, वो हम लोग वेबसाइट भी आगे बताएंगे। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के नाम से पोर्टल है, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, अपंजीकृत रहते हैं, तो आप योजना अंतर्गत अनुदान की राशि के पात्र नहीं होंगे। तो आपके पास कुछ भी चीज नहीं है तब आप जाके पहले पोर्टल के थ्रू रजिस्टर कराएंगे, उसके बाद ही आपको पात्रता मिलेगी। चलिए पात्रता की बात हो गई है, पात्रता से आगे बढ़ते हैं। पंजीकृत हितग्राही, मान लीजिए जो भी है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। यदि पंजीकृत हितग्राही परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाए तो उक्त परिवार के द्वारा पात्रता के अनुसार नवीन आवेदन योजना अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना होगा। अब क्या है, देखिए जो भी ये योजना के तहत परिवार को मिलने वाला है पैसा 6,000 रुपए, वो परिवार के मुखिया के नाम से परिवार के मुखिया के अकाउंट में जमा होगा, 6,000 रुपए सालाना। अब क्या है, मान लीजिए आपने बनाया था अपने पापा के नाम पर, आपका पात्रता वाला, आपका सारा डॉक्यूमेंट सही था, आपने इस योजना की पात्रता के तहत आपको पैसा भी मिल रहा था, आप भूमिहीन थे, अचानक में आपके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो इस योजना का पैसा क्या होगा? तो ये योजना का पैसा ऐसा नहीं कि पापा एक्सपायर हुए तो मम्मी के नाम पे या फिर बहन के नाम पे या भाई के नाम पे पैसा ट्रांसफर होने लगेगा। आपको नए सिरे से इसके लिए दोबारा पात्रता देनी पड़ेगी, नए सिरे से एक मुखिया बनाना पड़ेगा और उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे एक चीज और होती है। चलिए, यदि पंजीकृत हितग्राही के परिवार के मुखिया द्वारा असत्य जानकारी के आधार पर अनुदान सहायता राशि प्राप्त की गई है, तब विधिक कार्यवाही करते हुए उक्त राशि उससे भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। मीनिंग क्या है इसकी समझिएगा। अगर मान लो कुछ लोग रहते हैं, अरे सरकार पैसा दे रही है फ्री में 6,000 रुपए, चलो गलत जानकारी देके वसूल लेते हैं, बाजू वाला अधिकारी तो मेरा ही पहचान का है, उसको 1,000 2,000 10,000 टिका के अपन पैसा लेना शुरू कर देंगे। अगर मान लीजिए ऐसा कोई घोटाला करके या भ्रष्टाचार के थ्रू जाके पैसा लेना शुरू भी कर देता है, तो क्या होगा, जैसे उसके बारे में पता चलेगा कि इसने गलत जानकारी देके पैसा लेना शुरू किया था, तो जितना पैसा उसने लिया होगा ना, वो पूरा का पूरा पैसा उससे वापस लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? तो विधिक कार्यवाही, कानूनी कार्यवाही करके किसके रूप में लिया जाएगा वो पैसा? तो भू राजस्व के बकाया राशि के रूप में वसूल किया जाएगा। तो भू राजस्व के रूप में उससे जो है पैसा वापस वसूला जाएगा। जितना रुपया आपको दिया था, मान लो 2 साल लिया तो 12,000 दिया था, तो 12,000 आपको वापस करवाएगा वो, याद रखिएगा। चलिए, अनुदान की सहायता राशि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जो सब कोई हाईलाइट करके बताएंगे। योजना अंतर्गत अंतिम रूप से चिन्हांकित हितग्राही परिवार के मुखिया को 6,000 रुपए अनुदान राशि प्रतिवर्ष दी जाएगी। याद रखिएगा, परिवार बोलेगा, परिवार के एक सदस्य को मिलेगी, परिवार के लिए एक सदस्य के बैंक अकाउंट में जाएगी, किसके? तो मुखिया के। तो जनरली मुखिया पिता या माता होंगे, तो उनके अकाउंट में जाएगा कितना रुपए? तो 6,000 रुपए अनुदान सहायता राशि प्राप्त की जाएगी, प्रतिवर्ष दी जाएगी उसको उसके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। चलिए, परिवारों का पंजीयन कैसे करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी पात्रता की बात की, किन लोग पात्र होंगे, किन लोग अपात्र होंगे, कैसे कैसे चीजें चलेंगी। अब पात्र हैं, मान लीजिए आप ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूर वाले क्षेत्र में आते हैं, आप एक व्यक्ति को या आप एक अधिकारी हैं, आपको उनका चयन करना है। आपके सामने 10 लोग खड़े हैं कि सर ये लोगों में से सर ये लोग भूमिहीन है, ये लोग भूमिहीन नहीं है, आपको चयन करना है। तो जब आप चयन कर लिए हो, वो क्राइटेरिया देख के अब उनका रजिस्ट्रेशन कराना, पंजीयन कराना है। तो कैसे कराएंगे? पंजीयन कराने के लिए क्या है, लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को निर्धारित समयावधि में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर जो है वेबसाइट, उस पर आपको पंजीयन करवाना होगा। ये पंजीयन के लिए वेबसाइट का नाम थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा, इसका नाम इजी करते हैं। हर एक चीज जो योजना में है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर, उसी को आपको पकड़ना है, RGG
BKMNY योजना मजदूर न्याय योजना जो है उसमें पंजीयन कराना आवश्यक होगा। तो पंजीयन करवा लीजिए आप, आपको अनिवार्य है, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाएगा। आपको अगर ये सारी चीजों की डिटेल चाहिए तो इस बार का जो हमारा करंट अफेयर आएगा इस वीक का 2 या 3 दिन के अंतर्गत हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। ये योजना का एज इट इज डिटेल हम लोग उसी PDF में प्रोवाइड भी कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना के लिए हितग्राही का जो है परिवारों का पंजीयन कब से कब होना है, तो 1 सितंबर 2021 से शुरू होगा और 30 नवंबर 2021 तक किया जाएगा। मतलब टोटल 3 महीना कर रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा। 1 सितंबर से 30 नवंबर तक इस परिवारों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा जो भी है रजिस्ट्रेशन कराते समय क्या ध्यान रखना है, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत के भूया रिकॉर्ड पे जो B1 खसरा हम लोगों को मिलता है रजिस्ट्रेशन वाला घर का, B1 खसरा की जो प्रतिलिपि है चस्पा की जाएगी हर एक ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत अनुसार भूया रिकॉर्ड पे, जिससे क्या है पता चल सके किसके पास भूमि है और किसके पास भूमि नहीं है। इससे जो है भूमिहीन परिवार के अंतर्गत है उनको आवेदन भरने में सुविधा मिल सके, वो लोग देख सके कि हाँ हमारा नाम भूमिहीन वाले में आ रहा है तो हम लोग जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते पंजीयन पे और बात करेंगे। तो हितग्राही परिवारों को आवश्यक दस्तावेज के साथ, जैसे दस्तावेज में क्या क्या है, आधार नंबर है, बैंक न्याय योजना के पोर्टल की पासबुक की छाया प्रति है, जब आप डालोगे तो उसके साथ आएगा। इसके अलावा जो आवेदन है आपको सचिव देना पड़ेगा, ग्राम पंचायत सचिव के समक्ष इसको प्रस्तुत करना होगा। आवेदन में यथासंभव मोबाइल नंबर का भी उल्लेख किया जाना रहेगा। हम लोग आवेदन का एक प्रारूप दिखाएंगे लास्ट में रखे हुए हम लोग कि कैसे कैसे आवेदन भरना है। तो जैसे आप रजिस्टर करा ले तो वेबसाइट पे आपको ग्राम पंचायत में जाना है, अपने वहां पे पंचायत सचिव के सामने जाके खड़ा होना है। आप आधार कार्ड ले जाइए, वो योजना के पोर्टल का जो आपको पासबुक मिलेगा उसकी एक फोटोकॉपी ले जाइए, और उसके साथ साथ आप अपना एक मोबाइल अगर आप रखते होगे तो मोबाइल ले जाइए। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं यार, जिसके पास जमीन नहीं उसके पास मोबाइल होगा क्या, ये चीज बात करने वाली है, विवाद योग्य बात हो जाएगी। बट हम लोग मान रहे हैं जिसके पास जमीन नहीं है खेती की वो इतना तो है कि मोबाइल रखता है, तो मोबाइल रखा हुआ उसका मोबाइल नंबर भी जो है अगर हो सकता है, इसीलिए लिखा यथासंभव अगर उसके पास है तो मोबाइल नंबर भी वो लेके जाएगा। और उसके बाद जो है ग्राम पंचायत में जैसे पंचायत सचिव के सामने जाकर ये सारी चीज जमा करेगा, वो पंचायत सचिव उसको एक पावती देगा, वो पावती उसको अपने पास मतलब संभाल कर रखनी हुई है। चलिए आवेदन जो है ऐसे ही ग्राम पंचायत का जो पंचायत सचिव है ग्रामवार कलेक्ट करेगा। कौन करेगा, तो याद रखिएगा ग्रामवार मतलब गांव गांव के हिसाब से हमारा पंचायत सचिव कलेक्ट करेगा। इसके बाद पंचायत पंचायत के अकॉर्डिंग कौन करेगा, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी करेगा, जनपद पंचायत वाला। और ये सारी चीजें जो है समय सीमा के भीतर करना होगा। ओके, इसके बाद पोर्टल में प्रविष्टि होगी और मेन जो परीक्षण करा जाएगा हमारा तहसीलदार या नायब तहसीलदार के द्वारा भूया रिकॉर्ड को आधार मानते हुए किया जाएगा। जो भूया रिकॉर्ड बनता है उसको आधार मानते हुए पूरा काम होगा। ग्राउंड लेवल पर हमारा सचिव करेगा और जनपद लेवल पर हमारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी करेगा। जांच करने की बात आएगी या पूरा आधार को चेक करने की बात आएगी तो अधिकारी कौन रहेगा, नायब तहसीलदार। तो कई बार ना प्रश्न ऐसे उड़ जलूल से आते हैं, ये एक व्यवस्था के अनुसार कि कौन कर रहा है गांव लेवल पर, कौन कर रहा है जनपद लेवल पर और कौन कर रहा है इसकी फाइनली जांच। तो फाइनली जांच हमारा तहसीलदार या नायब तहसीलदार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंजीयन में और बात करेंगे। तो योजना के अंतर्गत प्राप्त करने हेतु, लाभ प्राप्त करने हेतु हितग्राही परिवार के मुखिया को आवेदन के साथ आधार नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा। जो भी है आधार नंबर आपको देना ही देना है, तभी आपका जो है डीबीटी के माध्यम से चलेगा, क्योंकि डीबीटी आने वाला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधार नंबर से सीधा आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। तो हितग्राही को क्या करना पड़ेगा, अपना आधार नंबर देना पड़ेगा। यदि मान लीजिए हितग्राही के पास आधार नंबर नहीं है, देखिए इसमें है आधार नंबर देना तो उसकी सहमति से ही मिलेगा। यदि मान लीजिए किसी हितग्राही के पास आधार नंबर नहीं है, कोई एकदम बिहार में रहता था जब आधार कार्ड बन रहा था 2013-14 से, तब उनको होश नहीं था कि आधार कार्ड बनाना है, वो लोग आधार नंबर नहीं पहचान पाए हैं, तो क्या ऐसा व्यक्ति योजना का लाभ उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा। तो वैसे व्यक्ति को सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी मैदानी अमला जुड़ा हुआ है, जो भी अधिकारी लोग हैं जो इस योजना को देख रहे हैं, सबसे पहले उसका UIDAI के द्वारा जो है पंजीयन करवा के आधार उसको दिलवाएंगे। याद रखिएगा आपसे कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप जो है देखते हैं कि आपके सामने एक बुजुर्ग महिला है, वो किसी योजना का लाभ लेने के लिए मतलब हितग्राही है, वो योजना का लाभ लेना चाहती है। आपको पता है कि वो उसकी हालत सच में खराब है और ये योजना के लिए पात्र होती है, बट उसके पास उस योजना में शामिल होने के लिए या उस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं है। तब एक अधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। मैं प्रश्न दोबारा दोहराता हूँ,
आपके सामने एक बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग कोई व्यक्ति खड़ा है जो किसी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आया है। आप जानते हैं कि वो उस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है, बट उसके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं है योजना का लाभ लेने हेतु। तब आप एक सरकारी अधिकारी के रूप में उसकी कैसी सहायता करेंगे? तो कुछ उसी प्रकार से प्रश्न बनता है। देखिए, कोई व्यक्ति है, कोई परिवार आया है आपके पास, आपको बोल रहा है कि मुझको ये योजना का लाभ लेना है, वो हितग्राही परिवार है, बट उसके पास आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड नहीं है। तब आप क्या करोगे? तो एक अधिकारी के रूप में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आवश्यक दस्तावेज है उस व्यक्ति के पूर्ण कराइए। ऐसा नहीं कि उसको भगा देना है। तो यही बता रहा है इस योजना में, जो भी हितग्राही वाला आपको दिखता है व्यक्ति जिसके पास आधार नंबर नहीं है, वो उसको पहले एक आधार नंबर जो है दिया जाएगा। ऐसी बैंक अकाउंट नहीं खुला है तो बैंक अकाउंट भी खुलवा के देना पड़ेगा। चलिए, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि न्याय योजना के पोर्टल में प्रदर्शित प्रक्रिया के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी या जनपद पंचायत द्वारा पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी। पंजीयन कौन करेगा, रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? तो याद रखना है, जनपद पंचायत के द्वारा किया जाएगा। कौन करेगा? तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी वो करेगा पंचायत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए बेचारे योग्य लोग जिनको सच में ये योजना का लाभ मिलना है। अब कुछ लोग होंगे कि क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूँ, क्या मैं नहीं ले सकता, मुझको बताइए, मुझको अभी भी समझ में नहीं आया सर जी। तो अगर आप योग्यता समझ गए हो तो ठीक है, यदि अयोग्यता नहीं समझ पाए हो तो ये वाले पॉइंट देख लीजिएगा। निर्भरता का मतलब होता है अयोग्यता, अपात्रता। अगर इनमें से कोई पॉइंट आपके पास है तो मतलब आप इस योजना के लिए योग्य नहीं हो, आपको इसके लिए हटा दिया जाएगा। तो निर्भरता देखते हैं। तो निम्न व्यक्ति जो है, श्रेणी के व्यक्ति अपात्र होंगे। कौन कौन से? तो नगरीय क्षेत्र में रहवासी व्यक्ति या परिवार। शहर के क्षेत्र में कोई रहता है, किसी का नाम शहरी निवास में है, भले कितना भी गरीब हो, उसको ये योजना की पात्रता नहीं मिलेगी, क्योंकि योजना किसके लिए बनी है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनी है। तो ग्रामीण वालों को मिलेगी, शहरी वालों को बिल्कुल नहीं मिलेगी ये योजना। इसके अलावा वे व्यक्ति जो संवैधानिक पत्र धारण करते हैं अथवा करते थे, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो संवैधानिक पद धारण किया है वर्तमान की स्थिति में या कभी किया था पद, उसको नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति जो केंद्र शासन या राज्य शासन के किसी भी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय या उसकी क्षेत्रीय इकाई में कर्मचारी हैं, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास केंद्र सरकार की नौकरी है, राज्य सरकार की नौकरी है, किसी भी मंत्रालय की नौकरी है, उनको जो चीज है नहीं मिलेगी। अभी नौकरी है या वो लोग रिटायर हो गए, देखिए लिखा है सेवानिवृत्त भी, तो अगर वो रिटायर भी हो गए तो नहीं मिलेगा। तो कैसे याद रखोगे? शहरी लोगों को नहीं मिलेगा, जो ऑफिशियल कर्मचारी हैं या जो रिटायर हो गए हैं उनको भी नहीं मिलेगा। सेवा के अंतर्गत लिखता है, ये लाइन ध्यान दीजिएगा, संविदा पर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी भी सम्मिलित माने जाएंगे। यदि आप संविदा में भी नौकरी कर रहे हो कहीं, तब भी आपको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो कई लोग रहते हैं ना संविदा वाले, हमको ना इधर के समझे ना उधर के समझे हैं, तो संविदा वालों को यहाँ पे ध्यान देने की बात है। संविदा वाले जो हैं वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटसोर्सिंग के आधार पर अथवा दैनिक वेतन वाले कर्मचारी भी निर्भरता की श्रेणी में आएंगे। जो आउटसोर्सिंग के थ्रू यहाँ पर काम कर रहे हैं या फिर जो डेली वेजेस में काम करते हैं, जो दैनिक मजदूरी करते हैं, उनको भी इसमें नहीं लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अयोग्यता के बारे में। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने केंद्र सरकार के अधीन या किसी केंद्र या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र, जो पीएसयू होता है, पब्लिक सेक्टर वाले जो हमारे काम होते हैं उसमें, या फिर स्वायत्त निकायों के अधिकारी या कर्मचारी के रूप में काम किया। जो पीएसयू में एक अधिकारी या कर्मचारी के रूप में काम किए, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार को हो, आप इस योजना के लिए पात्र नहीं रहेंगे। स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी, मतलब जो स्थानीय निकाय होते हैं हमारे, ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय, वहां पर जो परमानेंट ऑफिसर हैं वो भी जो है इसके लिए अपात्र हो जाएंगे। केंद्र और राज्य दोनों सरकार के या वर्तमान और पूरे मंत्री, मतलब केंद्र सरकार के कोई मंत्री पद पर बैठा है या राज्य सरकार के कोई मंत्री पद पर बैठा है या कभी पहले बैठा था, वो ये योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा का कोई भी सदस्य है, चाहे अभी रहा हो या पहले रहा हो, वो भी जो है इसके लिए अपात्र हो जाएंगे। इसके अलावा राज्य विधानसभा और परिषदों के वर्तमान और पूर्व सदस्य, जो विधानसभा या हमारे यहाँ विधान परिषद तो है नहीं, तो हमारी विधानसभा के अभी के सदस्य या पहले के सदस्य, इसके अलावा जिला पंचायत का कोई भी पहला सदस्य या अभी सदस्य, इस सारे लोगों को अपात्र कर दे रहा है। मतलब ये सभी जान जा रहे हैं कि इतने पोस्ट तक अगर आप लोग पहुंचे हो तो आपके पास कृषि भूमि होगी, आपके पास पैसा होगा, तो ये योजना के लिए नहीं दिखेगा। तो पहली बार जो हम लोगों की नजर में आता है, इतना रिफाइन करके बताया है कि कितने लोग पात्र हैं और कितने लोग अपात्र हैं। तो अपात्र वाले लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपात्रता में और क्या है? तो जनपद पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष, जो भी जनपद पंचायत का अध्यक्ष बना है पहले कभी या फिर वर्तमान में है, वो भी नहीं आएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत का कोई भी वर्तमान या पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत के जो सरपंच भी हैं, अभी है या पहले कभी रहे होंगे, वो नहीं आएगा।
इसके अलावा कोई व्यक्ति जिसने पिछले आकलन वर्ष में अपने परिवार को आयकर दाखिल किया है, जिन लोगों ने पिछले साल का इनकम टैक्स भरा है वो लोग भी इस योजना के लिए अपात्र घोषित हो जाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर अकाउंटेंट, वकील, आर्किटेक्ट तथा शासन द्वारा समय समय पर नियुक्त कोई अन्य पेशेवर वर्ग, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर अकाउंटेंट है, वकील है, आर्किटेक्ट है या कोई और व्यक्ति जिसको सरकार बोलेगी कि इसको शामिल मत करो, वो लोग ऑलरेडी अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं अनुदान की सहायता राशि पे। अनुदान की सहायता राशि के बारे में बात करेंगे तो 2021-22 से राशि जो है हमारी 6,000 रुपए हितग्राही के लिए, चिन्हित परिवार के लिए मिलेगी। ओके, कितनी? 6,000 रुपए। ये इस वर्ष के लिए बोला है 2021-22 के लिए 6,000 रुपए। अगले बार हो सकता है 22-23 के लिए बढ़ा दे, 12,000 कर दे या कम कर दे, 5,000 कर दे। इस बार कितनी है? इस बार ध्यान देना है 6,000 है। इसको एक या दो किस्तों में दिया जाएगा। जैसे नरेंद्र मोदी 3 किस्त में देते हैं 2-2 हजार करके, इसको बोल रहा है एक किस्त में या तो आपके साथ एक मुश्त 6,000 आ जाएगा या दो किस्त में हो सकता है 4,000 2,000 करके दे दे या 3,000 3,000 करके दे दे। अभी कुछ फिक्स नहीं बताया है और बोल रहा है एक या दो किस्त में इसको दिया जाएगा। कितना? 6,000 रुपए। चलिए, अनुदान की सहायता राशि चिन्हित और सूचीबद्ध परिवार के मुखिया को सीधे बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ द्वारा दी जाएगी। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको बोलते हैं हम लोग, आधार जैसे कार्ड हमारा लिंक होता है बैंक अकाउंट से, तो वैसे आधार नंबर इसीलिए मांग रहा है ताकि सीधे आपके लिंक्ड अकाउंट पे ये चीज जो है पहुंच जाए। चलिए, छूटे हुए पात्र हितग्राही परिवार के मुखिया जिला अनुश्रवण समिति की अनुशंसा पर आर्थिक अनुदान सहायता राशि दी जा सकेगी। मान लीजिए कोई ऐसा है जो छूट गया, इस समय ध्यान नहीं दिया और वो छूट गया, तो उसके लिए क्या है, तो जिला अनुश्रवण एक समिति बनेगी, उसकी सहायता पर जो है, उसकी अनुशंसा पर उनको आर्थिक सहायता दी जा सकेगी। तो ये योजना ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही, उसके लिए हमारा एक जिला अनुश्रवण समिति बनेगी। चलिए थोड़ा और जल्दी करते हैं। अनुश्रवण समिति की अनुशंसा पर यदि मान लीजिए कोई असत्य जानकारी देने वाला व्यक्ति पकड़ाया, कोई ऐसा परिवार पकड़ाया कि कोई असत्य जानकारी दे रहा था, तो अनुश्रवण समिति की अनुशंसा पर आर्थिक अनुदान प्राप्त करने वाले हितग्राही परिवार के मुखिया के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी तथा दी गई अनुदान राशि भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे वही चीज है। ये चीज डिसाइड कौन करेगा कि ये व्यक्ति ने झूठा बताया था या सही बताया था, तो एक अनुश्रवण समिति बैठेगी, जिला अनुश्रवण समिति रहेगी, वो बताएगी कि हाँ इसने जो है गलत तरीके से जानकारी देकर पात्र हुआ था, ये हितग्राही नहीं है, इसको हटाइए, तो इसने जो पैसा लिया है उससे वापस लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो प्रकार की अनुश्रवण समिति समझना है। योजना कभी भी अच्छे से काम करे, क्रियान्वयन अच्छे से हो, योजना सही से जारी है या नहीं जारी है, निगरानी करने के लिए अलग अलग विभागों के बीच जो है अपना एक तरीके से बैलेंस बैठाने के लिए, समन्वय करने के लिए अनुश्रवण समितियां बनाई जाएंगी। इसमें दो स्तर की बनेंगी, राज्य स्तर की और जिला स्तर की, तो उनके बारे में हल्का से पढ़ेंगे। तो योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, निगरानी के लिए और अंतर विभागीय समन्वय हेतु मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा। तो हेड कौन रहेगा इसका? मुख्य सचिव रहेगा। ओके, तो यही चीजें आएगा। मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन इसके अध्यक्ष होंगे, फिर सीधा लास्ट नाम पे जाएंगे, संचालक भू अभिलेख क्या होंगे, इसके सदस्य सचिव होंगे। बाकी जिन लोग दिखेंगे, राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग, पंचायत ग्रामीण विकास, कृषि विभाग, वित्त विभाग, श्रम विभाग, मनरेगा विभाग और एनआईसी, ये सारे क्या होंगे? इसके सदस्य होंगे। इस अनुश्रवण समिति के दायित्व को समझते हैं। तो कार्य योजना को तैयार करना है और समय समय पर निर्देश प्रसारित करना है। राज्य वाला जिला वाले को डायरेक्ट क्या करेगा? आपको एक तरीके से डायरेक्शन देगा कि आप ऐसा ऐसा काम करें। तो वही है, योजना का क्रियान्वयन को ध्यान देना, अंतर विभागीय समन्वय को बना के रखना, इसके अलावा हितग्राही परिवारों की त्रुटि रहित पंजीयत का कार्य करना और समीक्षा करना। बार बार ये लोग समितियां चेक करेंगी कोई परिवार की गलत जानकारी तो नहीं है। मान लो आधार नंबर गलत हो गया, आधार नंबर में 1 की जगह 2 चले गया, हितग्राही परिवार सोच रहा पैसा आएगा और किसी दूसरे के अकाउंट में जा रहा, तो दिक्कत करेगा। अरे योजना के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना, ये इसका काम होगा। इस वर्ष संबंध में शिकायतों के परीक्षण कर त्रुटियों का परिमार्जन करना, मतलब अगर कोई त्रुटियां मिलती हैं या कोई शिकायतें मिलती हैं तो उनको जो है आपको सुधार करना, इसका काम रहेगा। ऐसे ही जिला में अच्छे से काम करने के लिए जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति मिलेगी, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? कलेक्टर होगा। तो हम लोग पहले ही देखे हुए हैं, है ना, राज्य स्तर पे मुख्य सचिव कर रहा था और जिला स्तर पे कौन कर रहा था? कलेक्टर कर रहा था। तो कलेक्टर रहेगा इस समिति का अध्यक्ष। इसके अलावा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का वो क्या रहेगा? सदस्य सचिव रहेगा। बाकी जो है हमारे भू अभिलेख अधिकारी, कृषि अधिकारी, श्रम अधिकारी, लीड बैंक के अधिकारी और एनआईसी के ये लोग क्या रहेंगे? सदस्य रहेंगे। इस समिति का कार्य समझते, जिला स्तरीय समिति का काम। तो योजना के दिशा निर्देश के अनुसार पात्र परिवारों का पंजीयन करना है, उनका चिन्हांकन करना है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के सत्यापन एवं
विभिन्न गतियों की समय समय पर संपादित करना। जो भी आपको मिलने वाली है योजना उसके अनुसार पूरा ये देखेगा, यही देखेगा, जिला वाला ही मेन हेड काम करेगा, देखेगा अच्छे से, पूरा काम कलेक्टर के मत्थे थोप दिया जाता है। योजना की क्रियान्वयन की निगरानी और समीक्षा करना, देखना कि सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराना तथा ग्राम सभाओं का आयोजन कराना, बताना, जैसे ये योजना आई है कई लोगों को इतना डिटेल में नहीं पता है, तो ये कलेक्टर जी का काम रहेगा हमारे, या उस समिति का काम रहेगा, जाके हर गांव में हर अपने लोगों को बताए, ग्राम सभाओं में इसकी घोषणा कराए, हर जगह इसका छपाए कि भैया ये काम चल रहा है, आप लोग पात्र हो, आप लोग आ जाइए। चलिए, इसके अलावा ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर परिवार के मुखिया को अनुदान सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित कराना। जो भी है भैया, जिनको भी पात्र हुए हैं उनको कम से कम आप क्या करोगे, एक बार भुगतान मिल जाए इसकी जो है एक तरीके से सुनिश्चित करोगे, उन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है ये चीज देखने का काम कराना। इसके अलावा क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना। ओके, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर करने का काम रहेगा। आते हैं फॉर्म पे, तो फॉर्म की थोड़ी धुंधली पिक है, तो फॉर्म में एक्चुअल में बोलता क्या है, आप अगर कोशिश करोगे देखने की, तो आपको नाम भरना है, आपके मम्मी पापा का नाम भरना है, कैटेगरी भरना है, इसके अलावा आधार नंबर भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, परिवार में आप कितने लोग रहते हैं ये सारी जानकारी भरना रहेगा। 2 पेज का फॉर्म रहेगा, ऐसे आगे पीछे आप इस फॉर्म को देख सकते हो। तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो यदि आप इसके पात्र हो, आपको ये सारा फॉर्म मिल जाएगा। पूरी जानकारी मैंने दे दी है, कोशिश किया है कि बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से भी इस योजना को हल्का सा कवर किए हम लोग, और साथ ही साथ यदि आप इस योजना को पात्र बनना चाहते हो, यदि आप सच में उस कैटेगरी में आते हो कि आपको इस योजना का लाभ चाहिए, तो आपको क्या क्या है, कोई भी डाउट होकर होते हैं तो उसको भी हम लोगों ने क्लियर करने की कोशिश की है। हमारा मूल उद्देश्य रहता है कि बच्चों तक हम लोग जो है जानकारी पहुंचा सके, किसी भी योजना की परीक्षा में कैसे प्रश्न आ सकते हैं, मेंस इंटरव्यू तक की हम लोग खींचने की इसमें कोशिश करे हैं। तो इतना ही था आज के वीडियो के लिए। इसके अलावा यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगा, तो वो योजना का पीडीएफ हम लोगों ने जो बनाया है एनालिसिस करके, वो पीडीएफ इस बार के करंट अफेयर के साथ हम लोग चिपका देंगे, उसी में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यदि वो पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से, टीचमिंट ऐप से, व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। सारी चीज़ों का लिंक मैं आप लोगों को हर बार जो है दिया रहता हूँ डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जैसे ही हम लोग कमेंट पढ़ेंगे हम लोग आपको उसका तुरंत रिस्पॉन्स देंगे। तो इतना ही था, धन्यवाद, जय हिंद।